मैं तुम्हें रैंकर्स के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगी। इसी बीच मुगान चारों तरफ देखने में मग्न था। उसे यह सब बोरिंग लग रहा था। वो सोच ही रहा था कि यहाँ खड़ा कोई भी इंसान एक दाने जितना भी मूल्य नहीं रखता। तभी एक इंटरेस्टिंग ऑरा वाला व्यक्ति पीछे से आया। हीरो जो स्किल रजिस्ट्रेशन में व्यस्त था, उसे तुरंत ये महसूस नहीं हुआ। काउंसलर समझा रही थी कि रैंकर बनने से तुम्हें एक रैंक मिलेगी और जब तुम कोई बसा बसा भाई मारोगे तो रैंक बढ़ेगी। उसने आगे बताया कि टॉप 10 रैंकर्स को द नंबर्स टीम में लिया जाता है। उन्हें सबसे बड़े इनाम और सम्मान मिलते हैं। वो फायदे गिनाती रही, लेकिन अब हीरोया का ध्यान थोड़ा भटक गया था। वो यहाँ आया तो था अपने अंदर के डीमन को कंट्रोल करने, पर अब उसके सामने एक और रास्ता था। वो बन सकता था वही चीज जो वो हमेशा बनना चाहता था, एक हीरो। मगर सवाल ये था कि क्या वो सच में बन सकता था, जबकि उसके अंदर बैठा है इतना शक्तिशाली एंटिटी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रैंकर बनने से मुगान का सच सामने आ जाता। अब उसका पर्सनल स्टैट्स वाला पैनल अपडेट हो चुका था, जिसमें स्किल के नाम भी दिखने चाहिए थे। लेकिन रैंकर के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर होने के बावजूद भी स्किल का नाम नहीं आया। वो लड़की पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी, पर उसने कहा कि शायद ये कोई सर्वर एरर हो सकता है। दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट अंदर से बहुत खुश था कि उसके स्टाइल में एक डैश था, वरना उसके अंदर छुपे मॉन्स्टर का खुलासा हो सकता था। काउंसलर ने कहा कि एरर के यूनिकनेस के कारण आगे कंफर्मेशन जरूरी है। हाया के पास घबराने का भी समय नहीं था, लेकिन अचानक किसी ने उसे पीछे से बुलाया। ये एक अनजानी आवाज थी और इस हालत में तो और भी अजीब लगी। उस इंसान ने भीड़ के बीच में अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर डाला, बिना किसी वार्निंग के। उसने अपनी ऑरा से लोगों को दूर फेंक दिया। प्रोटैगनिस्ट ने अटैक रिपेल करने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि ताकत में बहुत फर्क है। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, और ये स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। सामने खड़ा व्यक्ति चुपचाप उसे देख रहा था। फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुम होया हो? आसपास के लोग जल्दी ही उस इंसान को पहचान गए। वो था कुसालागी के, वाजावाई से लड़ने वाले 20 सबसे ताकतवर रैंकर्स में से एक। और कई लोग उसे पागल भी कहते थे। लोगों को समझ आ गया कि रैंकर्स के बीच एक फाइट होने वाली है जो नियमों के खिलाफ था, इसलिए लोग जल्दी जल्दी वहां से हटने लगे। हया ने अपने अपोनेंट से पूछा कि वो क्या कर रहा है, और याद दिलाया कि पब्लिक में ऐसी हरकतें करना खतरनाक है। के ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैंने सुना है तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट स्टन रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा किसने कहा। कुछ घंटे पहले के एक बार में बैठा था। उसने अपने सामने वाले से चिढ़कर पूछा, तूने मुझे बुलाया क्यों? जब जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से पूछा, क्या अब तू सच में मुझसे फेयर फाइट करना चाहता है? इनोई ने कहा कि बात उनके पर्सनल रिश्ते की नहीं है। कि वहां से जाने वाला था, लेकिन उसका साथी उसे एक ग्लास दूध ऑफर करता है, मेरे खर्चे पर। बिना ज्यादा सोचे के ने कहा, ठीक है, दूध पी के चला जाऊंगा। मुद्दे पर आते हुए इनोई ने कहा कि उससे उस लड़के से मिलना है जिसने एक बहुत ही स्ट्रांग वजावाई का सामना करके बचा लिया। के ने पूछा, उस बच्चे में ऐसा क्या खास है? इनोई ने कहा कि जब वो क्रीचर सामने आया था, तभी मुझे पावर में एक फ्लक्चुएशन महसूस हुआ। इसका मतलब ये लड़का अगर उस वजावाई को हरा चुका है, तो शायद ये तुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इनोई सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे आदमी को उस लड़के को ढूंढने के लिए भेजा। के ने पूछा, क्या मैं उससे लड़ सकता हूँ? इनोई ने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से एक्ट कर लेना। दूध का ग्लास खत्म करके के ने कहा, मैं तुझसे लड़ने के लिए अब भी तैयार हूँ। इनोई मुस्कुराया और बोला, वक्त आने पर मैं यह चैलेंज जरूर स्वीकार करूंगा। और अब के सामने वही लड़का खड़ा था जिसके बारे में कहा गया था कि उसने एक पावरफुल वाजावाई को हरा दिया। जब के ने अपने अपोनेंट का बहुत ही मॉडेस्ट परफॉर्मेंस देखा, तो उसने कहा कि यह सच नहीं हो सकता। उसी वक्त हेरोया को बहुत ज्यादा टेंशन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे एक ओपन बुक की तरह पढ़ रहा हो। जिन बुलीज ने उसे पिछली गली में घेर लिया था, वो भी इस इंसान की ऑरा के सामने कुछ नहीं थे। ये समझते हुए कि बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, के ने एक्शन लेने का फैसला किया। उसने अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने उससे सफलतापूर्वक डॉज कर लिया। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये सब बंद किया जाए, और उसने साफ कहा कि उसका किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। के ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, तो फिर तुम्हें मुझे रोकना होगा।
जैसे जैसे अटैक्स बढ़ते गए, प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे थोड़ी भी डैमेज लगी तो उसके अंदर छिपी डमन की पावर अचानक अवेकन हो सकती है। के रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहा था, जिससे प्रोटैगनिस्ट को और तेजी से मूव करना पड़ रहा था। के चाहता था कि हेरोया अपनी असली ताकत दिखाए। मुगन की मदद के बिना अपने शरीर में रहकर प्रोटैगनिस्ट के लिए अटैक्स को ब्लॉक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक हेरोया को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो एक छोटा सा बच्चा था जो किसी तरह उस हॉल में पहुंच गया था। हाया उस बच्चे और के बीच में आ गया और के की एबिलिटी को बिना किसी कठिनाई के ब्लॉक कर दिया। उस ब्लॉक स्ट्राइक की रोशनी बिल्डिंग के कई ब्लॉक्स तक फैल गई। धुआं छटा। के अभी भी उसी स्टांस में खड़ा था। उसके सामने बच्चे को अपने शरीर से ढकते हुए हेरोया खड़ा था। जैसा नंबर 13 ने पहले सोचा था, ये लड़का क्लियरली 8वें रैंक से ऊपर का था। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में भरकर कहा कि एक डिफेंसलेस चाइल्ड पर अटैक करना बंद किया जाए, और उसने के से कहा कि अब अपनी डिमांड्स बता दे। गुस्से में कांपते हुए हेरोया ने चिल्लाकर याद दिलाया, ये ताकत मॉन्स्टर से लड़ने के लिए है। जब आसपास से आवाजें उठी कि ये ताकत ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो के ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर की चुप्पी के बाद नंबर 13 ने बताया कि उसे सिर्फ लड़ाई की प्रक्रिया में इंटरेस्ट है। चाहे सामने ह्यूमन हो या मॉन्स्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा, इन सालों में मैं बस अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता था। अब प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से फ्यूरियस हो चुका था। फिर वो हेटफुली चिल्लाया, तुम जैसे लोग जिनके पास इतनी पावर है और जो इसे मिसयूज करते हैं, वो भी किसी वाजावाई से कम नहीं। नंबर 13 हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो फिर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। उसने अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल स्पेल क्रिएट किया और कहा, इस सब का अंत तभी हो सकता है जब तुम मुझे हरा दो। जैसे ही उसने ये कहा, कि ने एक लाइटनिंग फास्ट मनूवर किया और एक पल में वो प्रोटैगनिस्ट के ठीक सामने उसके चेहरे के पास आ गया। बच्चे को समझ में भी नहीं आया था कि कब उसके दुश्मन की मुट्ठी उसके सर के ऊपर से गुजर गई। किसी मिरेकल से वो उस पंच को डॉज करने में सफल रहा। अगले ही पल के पहले से कहीं दूर था, प्रोटैगनिस्ट से काफी पीछे। लड़के ने सोचा कि शायद उसके अपोनेंट के पास टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी है। हाया ने नोटिस किया कि के हर बार अटैक करने से पहले उसी एक जैसी पोज में आ जाता है। शायद इसी तरह वो अंदाजा लगाता है कि सामने वाला कब वार करेगा। और वाकई अगले ही पल के ने लगभग हेरोया का चेहरा पकड़ लिया था। हेरोया किसी तरह बचा, लेकिन तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक जोरदार किक पड़ी। हॉल के अंदर एक जोरदार शॉक वेव गूंजी। इस लड़ाई को देखकर मुगन मुस्कुराया। उसे मजा आ रहा था कि इस लड़के की लगभग कोई चांस नहीं थी। हंसते हुए उसने कहा, अब समय आ गया है कि ये लड़का मरे और अपना शरीर मुझे दे दे। लेकिन होया हार मानने को तैयार नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अभी भी अपने अपोनेंट की स्पीड से मैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लगभग असंभव था। उनकी कैपेबिलिटीज पूरी तरह से अलग लेवल की थीं। एक और पंच उसके चेहरे से मिस हुआ, लेकिन उसकी ताकत ने प्रोटैगनिस्ट को सीधा हवा में ऊपर फेंक दिया। अगले ही सेकंड में के ने एक और जोरदार राइट पंच से उसे खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस बार हेरोया ने हार से खुद को बचा लिया और डॉज कर गया। लड़ाई शुरू होने के बाद से प्रोटैगनिस्ट अपने अपोनेंट की मूवमेंट्स को पढ़ ही नहीं पा रहा था। वो बार बार उस पर झपट रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अंदाजा ही था कि अगले पल क्या होने वाला है। लगातार टेलीपोर्टेशन और एनर्जी ब्लास्ट ने के की स्ट्रैटेजी को समझना नामुमकिन कर दिया था। हेरोया को सिर्फ एक ही बात समझ आई कि जब भी उसका अपोनेंट अपनी मुट्ठी कसता था, उसे डर लगने लगता था। उसके खुद के हर अटैक को के बिना किसी परेशानी के रोक रहा था। एक बार फिर लड़के पर वार करते हुए के ने बस इतना कहा, तुम्हारी सारी मूवमेंट्स बोरिंग है। इन शब्दों के बाद प्रोटैगनिस्ट की हिम्मत जैसे टूट गई। उसके अपोनेंट की मुट्ठी लगातार उस पर वार कर रही थी। उनकी स्पीड उसके लिए बिल्कुल अनफैदेमेबल थी, यानी समझ से बाहर थी। ना तो थकावट से, ना ही क्लोज कॉम्बैट में के को हराना संभव नहीं लग रहा था। अपने सामने खड़े एक और घमंडी ईगो से भरे इंसान को देखकर, जो अब उसे मार डालना चाहता था, लड़के ने सोचा, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूं? उसी पल उसे याद आया कि कुछ ही समय पहले उसके पास कोई पावर नहीं थी। इन्हीं ख्यालों के साथ उसने एक बार फिर लड़ाई जारी रखने की कोशिश की। लेकिन जिस पंच में हेरोया ने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी थी, के ने उसे सिर्फ एक हाथ से बिना किसी एफर्ट के ब्लॉक कर दिया। के ने अपोनेंट की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, यह बच्चा अभी भी लेवल 0 पर है।
नंबर 13 का दूसरा हाथ फिर से एक एनर्जी ब्लॉब बना रहा था। उसे देखते ही प्रोटैगनिस्ट को आखिरकार समझ आ गया कि वो हार चुका है। अंतिम बार सीधा होया के खुले टोर्सो पर किया गया। उस वार की चमक कितनी तेज थी कि पास की गलियों और बिल्डिंग्स तक रोशनी फैल गई। अपने वार से हुई तबाही की ओर देखे बिना के मुड़ा और बोला, इनोई ने मुझे फिर से धोखा दिया। नंबर 13 लगभग वहां से जाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसे एक बेहद शक्तिशाली ऑरा महसूस हुई। वो ताकत उसी इंसान से आ रही थी जिसे उसने अभी अभी बेहोश किया था। के ने डर भरी नजरों से उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। पहचान कौन? पहचान कौन? वो डरावनी चीज जिसने अब हेरोया के शरीर पर कब्जा कर लिया था, अब मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि लड़का फिर से अपने शरीर पर से नियंत्रण खो चुका है और उसे फिर से सौंप दिया गया है। वे एक बार फिर आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार केक को पहले जैसा कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा था। अब उसे किसी और ही स्तर की चीज से लड़ना था। नंबर 13 ने इससे पहले कभी किसी से ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले हराया था, लेकिन अब उसकी ऑरा सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर लग रही थी। के ने जितने भी क्रीचर्स को सालों में देखा था, उन सब से भी ज्यादा। रैंचर के पास सोचने का वक्त भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पूरी तरह अलग क्रीचर के सामने खड़ा हो। तभी उस मॉन्स्टर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। के भी खुद चौंक गया। उसकी रिएक्शंस इतनी तेज नहीं थीं कि वो इस लाइटनिंग फास्ट हमले को रोक सके। सारी की सारी 3 क्लॉ स्ट्राइक सीधा निशाने पर लगी। नंबर 13 के जख्मों से खून की धारें फूट पड़ी। इस क्रीचर की ताकत में मजा आएगा, लेकिन अब हंटर मौत के कगार पर था। अचानक के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। उसे आखिरकार एक वर्दी अपोनेंट मिल गया था। उसी पल उसने एक जोरदार हमला किया, लेकिन उसका अपोनेंट बड़ी आसानी से उसे डॉज कर गया। मुग्गन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि उसने के की एबिलिटी को बहुत पहले पहचान लिया था। जैसे जैसे वो नंबर 13 के और हमलों से बचता गया, उसने कहा, तुम्हारी एबिलिटी का नाम शायद कंप्रेशन है। लगातार हमले करते हुए के बोला, बिल्कुल सही पहचाना, मेरी एबिलिटी का नाम सच में कंप्रेशन है। फिर उसने अगला हमला तैयार किया और कहा, इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन दर्द बहुत होगा। मॉन्स्टर बिल्कुल भी डॉज करने के मूड में नहीं था। के ने अपना सबसे जोरदार हमला किया, लेकिन क्रीचर ने जरा भी हिलने की जरूरत नहीं समझी। उसने पूरी तरह अटैक को इग्नोर कर दिया। मुग्गन ने कहा, तुम्हारी एबिलिटी दिलचस्प है। फिर एक पल में उसने अपनी लाइटनिंग अटैक की और कहा कि हम बजावजावाई में ऐसी एबिलिटीज नहीं होती हैं। जिस इंसान ने खुद को मॉन्स्टर कहा, इसी बात ने के को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया और वो उस वार को रोक नहीं पाया। नंबर 13 को एक ही वार में पूरी ताकत के साथ जमीन में गाड़ दिया गया। मॉन्स्टर ने बेरहमी से हंसते हुए कहा, उस इंसान की औकात एब्सोल्यूट पावर के सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन वो लड़का हार मानने वाला नहीं था। उसने एक नया स्पेल तैयार किया। अचानक अपने अपोनेंट की ओर मुड़ते हुए उसने अपने बाएं हाथ में एक एंटी मैटर स्फीयर बना दी। मुग्गन का हाथ पूरी तरह वेपोराइज हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी कोई चिंता नहीं है। धीरे से बड़बड़ाते हुए उसने कहा, ये तो बस एक कमजोर चूहे का शरीर है। फिर मानो कुछ हुआ ही ना हो, उसने एक नया हाथ उगाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड्स के बाद उसका कटा हुआ लिम्ब एक और भी ज्यादा डरावने रूप में रीजनरेट हो गया। नंबर 13 ने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान कटे हुए अंग को फिर से उगा सके। अब ये शायद कोई ह्यूमन नहीं, बल्कि कुछ और ही चीज थी। अपने अपोनेंट की मूवमेंट्स को ना पकड़ पाने के कारण के को उसकी शर्ट से पकड़ लिया गया। मॉन्स्टर ने जैसे किसी वजन रहित चीज को उठाया हो, के को चारों ओर घुमाकर पूरी ताकत से एक बिल्डिंग की दीवार में फेंक दिया। मलबे के बीच पड़े हुए के को समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। अपनी आखिरी ताकत को समेटते हुए उसने अपनी सबसे खतरनाक एबिलिटी यूज करने का फैसला किया। इस एबिलिटी का नाम था एब्सोल्यूट डोमिनेशन श्राइन। ये सुनकर डीमन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और पहले से भी ज्यादा उग्रता से युद्ध में कूद पड़ा। बाहर से देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे दो लोगों की इस लड़ाई में पूरा शहर तबाह हो सकता है। दोनों राइवल्स एक बार फिर पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर दौड़े। जिन लोगों ने इस फाइट को देखा उन्होंने चिल्लाकर कहा कि इसे रोको। और तभी जब बैटल एक नए फेज में प्रवेश करने वाली थी, भीड़ में से कोई अचानक फाइटर्स की ओर दौड़ा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उस इंसान को देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। ओपोनेंट्स एक और भयंकर टक्कर के लिए बस आमने सामने थे। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ जिससे आसपास की बिल्डिंग्स की दीवारें तक हिल गईं।
लेकिन जब धुआं छटा तो सभी ने देखा कि सेका इनुई दोनों अपोनेंट्स के बीच में खड़ा है। टक्कर से कुछ ही पल पहले उसने दोनों फाइटर्स के वारों को ब्लॉक कर लिया था। मुग्गन और केत दोनों ने उसी दिशा में देखा जहां से इनुई आया था। वहां खड़े थे नंबर्स टीम के सबसे ताकतवर सदस्य। हालांकि नंबर्स का एक मेंबर इस लड़ाई में कूद चुका था, लेकिन के अभी भी शांत नहीं